नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से आज सुनिए विस्मृति। चित्रकूट के सन्निकट धनगढ़ नामक एक गांव है। कुछ दिन वहां शान सिंह और गुमान सिंह दो भाई रहते थे। ये जाति के ठाकुर थे, यानी कि क्षत्रिय। युद्ध स्थल में वीरता के कारण उनके पूर्वजों को भूमि का एक भाग मुआवजे प्राप्त हुआ था। खेती करते थे, भैंसें पाल रखी थी, घी बेचते थे, मट्ठा खाते थे और प्रसन्नता पूर्वक समय व्यतीत करते थे। उनकी एक बहन थी जिसका नाम था दूजी। यथा नाम तथा गुण, दोनों भाई परिश्रमी और अत्यंत साहसी थे। बहन अत्यंत कोमल सुकुमारी, सिर पर जब वो घड़ा रखकर चलती तो उसकी कमर बल खाती थी, किंतु तीनों अभी तक कुंवारे थे। प्रकटता है उन्हें विवाह की चिंता न थी। बड़े भाई शान सिंह सोचते, छोटे भाई के रहते हुए अब मैं अपना विवाह कैसे करूं, और छोटे भाई गुमान सिंह लज्जावश अपनी अभिलाषा प्रकट न करते कि बड़े भाई से पहले अपना ब्याह कैसे कर लूं। वे लोगों से कहा करते कि भाई हम बड़े आनंद में हैं, आनंद पूर्वक भोजन कर मीठी नींद सोते हैं, कौन यह झंझट सिर पर ले। किंतु लगन के दिनों में कोई नाई या ब्राह्मण गांव में वर ढूंढने आ जाता तो उसकी सेवा सत्कार में यह कोई कसर नहीं उठा के रखते। पुराने चावल निकाले जाते, पालतू बकरे देवी को भेंट होते और दूध की नदियां बहने लगती। यहाँ तक कि कभी कभी उनका भातृ स्नेह प्रतिद्वंदिता एवं द्वेष भाव के रूप में परिणत हो जाता था। इन दिनों में इनकी उदारता उमंग पर आ जाती थी और इसमें लाभ उठाने वालों की भी कमी न थी। कितने ही नाई और ब्राह्मण बिहार के असत्य समाचार लेकर उनके यहाँ आते और 2-4 दिन पूड़ी कचौड़ी खा कुछ विदाई लेकर फलदान भेजने का वादा करके अपने घर की राह लेते, किंतु दूसरे लग्न तक अपना दर्शन न देते। किसी न किसी कारण भाइयों का यह परिश्रम निष्फल हो जाता। अब कुछ आशा थी तो दूजी से भाइयों ने निश्चय कर लिया कि इसका विवाह वहीं किया जाए जहां से एक बहू ला सकें। इसी बीच में गांव का बूढ़ा करिंदा परलोक सिधारा। उसकी जगह पर एक नवयुवक लल्लन सिंह नियुक्त हुआ, जो अंग्रेजी की शिक्षा पाया हुआ शौकीन, रंगीन और रसीला आदमी था। 2-4 ही दिनों में उसने पनघटों, तालाबों और झरोखों की देखभाल भली भांति कर ली। अंत में उसकी रसभरी दृष्टि दूजी पर पड़ी। उसकी सुकुमारता और रूप लावण्य पर मुग्ध हो गया। भाइयों से प्रेम और परस्पर मेल जोल पैदा किया। कुछ विवाह संबंधी बातचीत छेड़ दी। यहाँ तक कि हुक्का पानी भी साथ साथ होने लगा। साया प्रातः इनके घर पर आया जाया करता। भाइयों ने भी उसके आदर सम्मान की सामग्रियां जमा की, पानदान मोल लाए, कालीन खरीदी। वह दरवाजे पर आता तो दूजी तुरंत पान के बीड़े बनाकर भेजती। बड़े भाई कालीन बिछा देते और छोटे भाई तश्तरी में मिठाइयां रख लाते। एक दिन श्रीमान ने कहा, भैया शान सिंह, ईश्वर की कृपा हुई तो अब की लगन में भाभी भी आ जाएंगी। मैंने सब बातें ठीक कर ली हैं। शान सिंह की बातें खिल गई। अनुग्रहपूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, मैं अभी इस अवस्था में क्या करूंगा। हाँ, गुमान सिंह की बातचीत कहीं ठीक हो जाती तो पाप कट जाता। गुमान सिंह ने ताड़ का पंखा उठा लिया और झलते हुए बोले, वाह भैया, कैसी बात कहते हो। लल्लन सिंह ने अकड़कर शान सिंह की ओर देखते हुए कहा, भाई साहब क्या कहते हो, अब की लगन में दोनों भाभियां छम करती हुई घर में आवे तो बात। मैं ऐसा कच्चा मामला नहीं रखता। तुम तो अभी से बुड्ढों की बात ही बातें करने लगे। तुम्हारी अवस्था यद्यपि 50 से भी अधिक हो गई, पर देखने में तो 40 वर्ष के मालूम होते हो। अब दोनों विवाह होंगे, बीच खेत होंगे। यह तो बताओ, वस्त्राभूषण या का समुचित प्रबंध है ना। शान सिंह ने उनके जूतों को सीधा करते हुए कहा, भाई साहब यदि आपकी ऐसी कृपा दृष्टि हो तो सब कुछ हो जाएगा। आखिर इतने दिनों कमा कर क्या किया है। गुमान सिंह घर में गए, हुक्का ताजा किया, तंबाकू में 2-3 बूंद इत्र के डाले, चिल्लम भरी और दूजी से कहा, शरबत का घोल दे दे। हुक्का लाकर ललन सिंह के सामने रख दिया। ललन सिंह ने 2-4 दम लगाए और बोले, नाई 2-4 दिनों में आने वाला है। ऐसा घर चुना है कि चित्त प्रसन्न हो जाए। एक विधवा है, 2 कन्याएं, एक से एक सुंदर। विधवा 2-1 वर्ष में संसार त्याग देगी और तुम एक संपूर्ण गांव में 2 आने के हिस्सेदार बन जाओगे। गांव वाले जो अभी हंसी करते हैं, पीछे जल मरेंगे। हाँ भैया, भय इतना है कि कोई बुढ़िया के कान ना भर दे, ताकि सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाए। शान सिंह के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। गुमान सिंह की मुखाकांति मलिन हो गई। कुछ देर बाद शान सिंह बोले, अब तो आप ही की आशा है, आपकी जैसी राय किया जाए। जब कोई पुरुष हमारे साथ अकारण मित्रता का व्यवहार करने लगे तो हमें सोचना चाहिए कि इसमें उसका कोई स्वार्थ तो नहीं छिपा। यदि हम अपने सीधेपन से इस भ्रम में पड़ जाएं कि कोई मनुष्य हमको केवल अनुग्रहित करने के लिए हमारी सहायता करने को तत्पर है, तो हमें धोखा खाना पड़ेगा। किंतु
अपने स्वार्थ की धुन में ये मोटी मोटी बातें भी हमारी निगाहों से छिप जाती हैं और छल अपने रंगे हुए भेष में आकर हमको सर्वदा के लिए तत्पर व्यवहार का उपदेश देता है। शान सिंह और गुमान सिंह के विचार से भी कुछ काम न लिया और ललन सिंह के फेदे नृत्य प्रति गाढ़े होते गए। मित्रता ने यहाँ तक पांव पसारे कि भाइयों की अनुपस्थिति में भी वह बेधड़क घर में घुस जाता, आंगन में खड़े होकर छोटी बहन से हुक्का पानी मांगता। दूजी उन्हें देखते ही अति प्रसन्नता से पान बनाती, फिर आंखें मिलती, एक प्रेमाकांक्षा से बेचैन, दूसरी लज्जावश, फिर मुस्कुराहट की झलक होठों पर आती। चितवनों की शीतलता कलियों को खिला देती, हृदय नेत्रों द्वारा बातें होने लगती। स्नेह स्नेह गाँव में चर्चा होने लगी। घास और कास स्वयं उगते हैं, उखाड़ने से भी नहीं जाते। अच्छे पौधे बड़ी देखरेख से उगते हैं। बूढ़े समाचार स्वयं फैलते हैं, छिपाने से भी नहीं छिपते। पनघटों और तालाबों के किनारों इस विषय की कानाफूसी होने लगी और बेचारी दूजी, इस प्रकार दूजी का घर से निकलना दुर्लभ हो गया। सखी सहेलियां एवं बड़ी बुढ़ियां सभी उसको ताने मारती। सखी सहेलियां हंसी से छेड़ती तो वृद्धा स्त्रियां हृदय विदारक व्यंगों से। मर्दों तक बात फैली। ठाकुरों का गांव था, क्रोधाग्नि भड़की। आपस में सम्मति हुई कि ललन सिंह को इस दुष्टता का दंड देना उचित है। दोनों भाइयों को बुलाया और बोले, भैया क्या अपनी मर्यादा का नाश करके विवाह करोगे? दोनों भाई चौंक पड़े। उन्हें विवाह की उमंग में ना सुधी थी कि घर में क्या हो रहा है। शान सिंह ने कहा, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई, साफ साफ क्यों नहीं कहते? एक ठाकुर ने जवाब दिया, साफ साफ क्या कहलाते हो? इस शोहदे ललन सिंह का अपने यहाँ आना जाना बंद करो। तुम तो अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हो, पर उसकी जान की कुशल नहीं। हमने अभी तक इसलिए तरह दिया कि कदाचित तुम्हारी आंखें खुले, किंतु ज्ञात होता है कि तुमने तो अब मुर्दे का भस्म डाल लिया है। ब्याह कर अपनी आबरू बेचकर करोगे? तुम लोग खेत में रहते हो और हम लोग आंखों से देखते हैं कि वह शौहदा अपना बनाव सवार किए घंटों तुम्हारे घर में घुसा रहता है। तुम उसे अपना भाई समझते हो, समझा करो। हम तो ऐसे भाई का गला काट लें जो विश्वासघात करे। भाइयों के नेत्र पट खुले। दूजी के ज्वर के संबंध में जो ज्वर का संदेह था वह प्रेम का ज्वर निकला। रुधिर में उबाल आया, नेत्रों से चिंगारियां उड़ी, तेवर बदले। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर क्रोधमय दृष्टि से देखा। मनोगत भाव जीवा तक न आ सके। अपने घर आए, किंतु दर पर पांव रखा ही था कि ललन सिंह से मुठभेड़ हो गई। ललन सिंह ने हंसकर कहा, वाह भैया वाह, हम तो तुम्हारी खोज में बार बार आते हैं किंतु तुम्हारे दर्शन तक नहीं मिलते। मैंने समझा आखिर रात्रि में तो कुछ काम न होगा, किंतु देखता हूँ आपको इस समय छुट्टी नहीं है। शान सिंह ने हृदय के भीतर क्रोधाग्नि को दबाकर कहा, हाँ, इस समय वास्तव में छुट्टी नहीं है। ललन सिंह, आखिर क्या काम है, मैं भी तो सुनूं। शान सिंह, बहुत बड़ा काम है, आपसे छिपा न रहेगा। कुछ वस्त्र आभूषण का भी प्रबंध कर रहे हो कि नहीं? लग्न सिर पर आ गया है। शान सिंह, अब बड़ा लगन सिर पर आ पहुंचा है, पहले उसका प्रबंध करना है। ललन सिंह, क्या किसी से ठन गई? शान सिंह, भली भांति। किससे? इस समय आप जाइए, प्रातःकाल बतलाऊंगा। दूजी भी ललन सिंह के साथ दरवाजे की चौखट तक आई थी। भाइयों की आहट पाते ही ठिठक गई। बातें सुनी, माथा ठनका कि आज मामला क्या है। ललन सिंह का कुछ आदर सत्कार नहीं हुआ, ना हुक्का ना पान। क्या भाइयों के कानों में कुछ भनक तो नहीं पड़ी? किसी ने कुछ लगा तो नहीं दिया? यदि ऐसा हुआ तो कुशल नहीं। इसी उधेड़ बुन में पड़ी थी कि भाइयों ने भोजन परोसने की आज्ञा दी। जब वह भोजन करने बैठे तो दूजी ने अपनी निर्दोषिता और पवित्रता प्रकट करने के लिए एवं अपने भाइयों के दिल का भेद लेने के लिए कुछ कहना चाहा। त्रिया चरित्र में अभी निपुण न थी और बोली, भैया ललन सिंह से कह दो घर में ना आया करे। आप घर में रहे तो कोई बात नहीं, किंतु कभी कभी आप नहीं रहते तो मुझे अत्यंत लज्जा आती है। आज ही वे आपको पूछते हुए चले आए, अब मैं उनसे क्या कहूँ? आपको नहीं देखा तो लौट गए। शान सिंह ने बहन की तरफ ताने भरे नेत्रों से देखकर कहा, वह अब कभी घर ना आएंगे। गुमान सिंह बोले, हम इसी समय जाकर उन्हें समझा देंगे। भाइयों ने भोजन कर लिया। दूजी को पुनः कहने का कुछ साहस ना हुआ। उसे उनके तेवर आज बदले हुए मालूम होते थे। भोजन उपरांत दोनों भाई दीपक लेकर भंडारे की कोठरी में गए। अनावश्यक बर्तन, पुराने सामान, पूर्वजों के समय के अस्त्र शस्त्र आदि इसी कोठरी में रखे थे। गांव में जब कोई बकरा देवी जी की भेंट दिया जाता तब यह कोठरी खुलती थी, किंतु आज तो ऐसी कोई बात नहीं थी। इतनी रात गई यह कोठरी क्यों खोली जाती है? दूजी को किसी भावी दुर्घटना का संदेह हुआ। वह दबे पांव दरवाजे पर गई तो देखती क्या है कि गुमान सिंह एक भुजाली लिए पत्थर पर रगड़ रहा है। उसका कलेजा धक धक करने लगा और पांव थर्राने लगे। वह उल्टे पांव लौटना चाहती थी कि शान सिंह की आवाज़ सुनाई दी, इसी समय एक घड़ी में चलना ठीक है, पहली नींद बड़ी गहरी होती है, बेधड़क सोता होगा। गुमान सिंह बोले, अच्छी बात है, देखो भुजाली की दार, एक हाथ में काम तमाम हो जाएगा।
तुझी को ऐसा ज्ञात हुआ मानो किसी ने पहाड़ पर से ढकेल दिया। सारी बातें समझ में आ गई। वह भय की दशा में घर से निकली कि ललन सिंह के चौपाल की ओर चली, किंतु वह अंधेरी रात प्रेम की घाटी थी और रास्ता प्रेम का कठिन मार्ग। वह इस सुनसान अंधेरी रात में चौकन्ने नेत्रों से इधर उधर देखती विहलता की दिशा में शीघ्रता पूर्वक चली जाती थी, किंतु हाय निराशा, एक एक पल उसे प्रेम भवन से दूर लिए जाता था। उस अंधेरी भयानक रात्रि में भटकती ना जाने कहाँ चली गई, किससे पूछे, लज्जावश किसी से कुछ ना पूछ सकती थी। कहीं चूड़ियों की झंझनाहट भेद ना खोल दे, क्या इन अभागे आभूषणों को आज ही झंझनाना था। अंत में एक वृक्ष के तले बैठ गई, सब चूड़ियां चूर चूर कर दी, आभूषण उतारकर आंचल में बांध ले, किंतु हाय, सुहाग की चूड़ियां थी और यह गहने सुहाग के गहने होते हैं, एक बार जो उतारे फिर न पहने गए। प्रातःकाल ग्रामवासियों ने आश्चर्यपूर्वक सुना कि ठाकुर ललन सिंह की किसी ने हत्या कर डाली। सारे गांव में स्त्री, पुरुष, वृद्ध, युवा सहस्त्रों की संख्या में चौपाल के सामने जमा हो गए। स्त्रियां पनघटों पर रुक गईं, किसान हल बैल लिए ज्यों के त्यों खड़े रह गए। किसी की समझ में नहीं आया कि हत्या की किसने। कैसा मिलनसार हंसमुख सज्जन मनुष्य, कौन उसका शत्रु हो गया। बेचारे ने किसी पर इजाफा लगाने या बेदखली की नालिश तक नहीं दी, किसी को दो बात तक नहीं की। दोनों भाइयों के नेत्रों से अश्रु धारा बह रही थी। उनका तो घर ही उजड़ गया, सारी आशाओं पर तुषारपात हो गया। गुमान सिंह ने रोकर के कहा, हम 3 भाई थे, अब 2 रह गए। दांत कटी रोटी जैसी दोस्ती थी, साथ उठना साथ बैठना। हत्यारे से इतना भी न देखा गया, अब हम को कौन सहारा देगा। शान सिंह ने आंसू पोंछते हुए कहा, हम दोनों भाई कपास निराने जा रहे थे। ललन सिंह से कई दिनों भेंट नहीं हुई थी, सोचे इधर होते चले, किंतु पिछवाड़े आते ही सेंध दिखाई दी। हाथों से तोते उड़ने लगे। दरवाजों पर जाकर देखा, चौकीदार सिपाही सब सो रहे थे। उन्हें जगा कर ललन सिंह के किवाड़ खटखटाए, परंतु बहुत लगाने पर भी जब किवाड़ अंदर से ना खुले तो सेंध करके रास्ते से झाँका। हाय, कलेजे में तीर लग गया, रक्त की नदी बह रही थी। भैया सदा के लिए बिछुड़ गए। मध्याह्न काल तक इसी प्रकार विलाप होता रहा। दरवाजे पर मेला लगा हुआ था। दूर दूर से लोग इस दुर्घटना का समाचार पाकर इकट्ठे हो जाते थे। संध्या होते होते हल्के के दरोगा साहब भी चौकीदार और सिपाहियों का एक झुंड लिए आ पहुंचे। कढ़ाई चढ़ गई, पुड़ियां छनने लगी। दारोगा जी ने जांच करनी शुरू की। घटनास्थल देखा, चौकीदारों का बयान हुआ, दोनों भाइयों के बयान लिखे गए। आसपास के पासी और चमार पकड़े गए और उन पर मार पड़ने लगी। ललन सिंह की लाश लेकर थाने गए, हत्यारे का पता न चला। दूसरे दिन इंस्पेक्टर पुलिस का आगमन हुआ। उन्होंने गांव का चक्कर लगाया, चमारों और पासियों की मरम्मत की। हलवा, मोहन, गोश्त, पुड़ी का स्वाद लेकर सायंकाल विदा ली। कुछ पासियों पर जो कई बार डाके चोरी में पकड़े जा चुके थे, संदेह हुआ, उनका चालान हुआ। मजिस्ट्रेट ने गवाही पुष्ट पाकर अपराधियों को सेशन सुपुर्द किया और मुकदमे की पेशी होने लगी। मध्याह्न का समय था, आकाश पर मेघ छाए हुए थे, कुछ बूंदें भी पड़ रही थी। सेशन जज कुंवर विनय कृष्ण बघेल के इजलास में मुकदमा पेश था। कुंवर साहब बड़े सोच विचार में थे कि क्या करूं। अभियुक्त के विरुद्ध साक्षी निर्बल थी, किंतु सरकारी वकील जो एक प्रसिद्ध नीतिज्ञ थे, नजीरों पर नजीर पेश करते जाते थे कि अचानक दूजी श्वेत साड़ी पहने घूंघट निकाले हुए निर्भय न्यायालय में आ पहुंची रहा और हाथ जोड़कर बोली, श्रीमान, मैं शान सिंह और गुमान सिंह की बहन हूँ। इस मामले में जो कुछ जानती हूँ वह मुझसे भी सुन लिया जाए, इसके बाद सरकार जो फैसला चाहे करे। कुंवर साहब ने आश्चर्य से दूजी की तरफ दृष्टि फेरी। शान सिंह और गुमान सिंह के शरीर में कांटो तो रक्त नहीं। वकीलों ने आश्चर्य की दृष्टि से उसकी ओर देखना शुरू किया। दूजी के चेहरे पर दृढ़ता झलक रही थी, भय लेश मात्र न था। नदी आंधी के पश्चात स्थिर दशा में थी। कुंवर साहब के नेत्रों से पर्दा हट गया। सारी कचहरी दंग रह गई जब सबने सुना कि ठाकुर ललन सिंह की हत्या करने वाले मेरे दोनों भाई हैं। सब टकटकी बांधे दूजी की तरफ देखने लगे और फिर दूजी बोली, यह है वह भुजाली जो ललन सिंह की गर्दन पर फेरी गई। अब इसका खून ताजा है। मैंने अपनी आंखों से भाइयों को इसे पत्थर पर रगड़ते देखा, उनकी बातें सुनी। मैं उसी समय घर से बाहर निकली कि ललन सिंह को सावधान कर दूं, किंतु मेरा भाग्य खोटा था। चौपाल का पता नहीं था। मेरे दोनों भाई सामने खड़े हैं, वह मर्द है, मेरे सामने असत्य कदापि ना कहेंगे। इनसे पूछ लिया जाए और सच पूछिए तो यह छुरी मैंने चलाई है, मेरे भाइयों का अपराध नहीं है। यह सब मेरे भाग्य का खेल है, यह सब मेरे कारण हुआ है। न्याय की तलवार मेरी ही गर्दन पर पड़नी चाहिए। मैं अपराधीन हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इस भुजाली से मेरी गर्दन काट ली जाए। न्यायालय में एक स्त्री का आना बाजार में भानुमति का आना है। अब तक अभियोग नीरस और अरुचिकर था। तुझी के आगमन से उसमें प्राण आ गए। न्यायालय में भीड़ लग गई। मुवक्किल, वकील, दुकानदार, अमले असावधानी की दशा में इधर उधर दौड़ते हुए चले आते थे। प्रत्येक पुरुष
उसको देखने का इच्छुक था। सहस्र नेत्र उसके मुखड़े की तरफ देखते थे। इस घटना की प्रत्येक पुरुष अपनी अपनी समझ के अनुसार आलोचना करता था। वृद्धजन कहते, बेहया है, ऐसी लड़की का सिर काट लेना चाहिए। भाइयों ने वही किया जो मर्दों को करना चाहिए। मगर नवयुवक को स्वतंत्रता पर जान न्यौछावर कर देने वाले वकील और अमलों में उसकी साहस और निर्भयता की प्रशंसा हो रही थी। उसकी समझ में जब यहाँ तक की नौबत आ गई थी तो भाइयों का धर्म था कि दोनों का ब्याह कर देते। कई वृद्ध वकीलों को कि अपने नवयुवक मित्रों से छेड़छाड़ हो गई। एक फैशनेबल बैरिस्टर साहब ने तो हंसकर कह दिया, मित्र, और तो जो कुछ है सो है, यह स्त्री सहस्रों में एक है, रानी मालूम होती है। सर्व साधारण ने इसका समर्थन किया। कुंवर विनय कृष्ण इस समय कचहरी से उठे। बैरिस्टर साहब की बातें सुनी तो घृणा से मुंह फेर लिया। सोच रहे थे कि जिस स्त्री की क्रोध में इतनी ज्वाला है, क्या उसका प्रेम भी इस प्रकार ज्वालापूर्ण होगा। दूसरे दिन फिर 10 बजे मुकदमा पेश हुआ। कमरे में तिल रखने की जगह नहीं थी। दूजी कटघरे के पास सिर झुकाए खड़ी थी और दोनों भाई कई कांस्टेबलों के बीच चुपचाप खड़े थे। कुंवर विनय कृष्ण ने संबोधित करके उच्च स्वर में कहा, ठाकुर शान सिंह और गुमान सिंह, तुम्हारी बहन ने तुम्हारे संबंध में अदालत में जो कुछ बयान दिया है उसका तुम्हारे पास क्या उत्तर है। शान सिंह ने गर्वपूर्ण भाव से उत्तर दिया, बहन ने जो कुछ बयान किया है वह सब सत्य है। हमने अपना अपराध इसलिए छिपाया कि हम बदनामी और बेइज्जती से डरते थे, किंतु जब हमारी बदनामी जो कुछ होनी थी हो चुकी, अब हमको अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना। ऐसे जीवन से मृत्यु ही उत्तम है। ललन सिंह से हमारी हार्दिक मित्रता थी, आपस में कोई विभेद ना था। हम उसे अपना भाई समझते थे, किंतु उसने हमें धोखा दिया। उसने चिकनी चुपड़ी बातों से हमारी इज्जत लेनी चाहिए। स्त्रियां ही कुल मर्यादा की संपत्ति होती है, मर्द उसके रक्षक होते हैं। जब इस संपत्ति पर कपट का हाथ उठे तो मर्दों का धर्म है कि वह रक्षा करे। इस पूंजी को अदालत का कानून, परमात्मा का भय या सद्विचार तो नहीं बचा सकता। हमको इसके लिए न्यायालय में जो दंड प्राप्त हो वह सिर माथे पर। जज ने शान सिंह की बातें सुनी। कचहरी में सन्नाटा छा गया और सन्नाटे की दशा में ही उन्होंने अपना फैसला सुनाया और दोनों भाइयों को हत्या के अपराध में 14 वर्ष काले पानी का दंड मिला। सायंकाल हो गया था। दोनों भाई कांस्टेबलों के बीच कचहरी से बाहर निकले। हाथों में हथकड़ियां थी, पांव में बेड़ियां। हृदय अपमान से संकुचित और सिर लज्जा के भूत से दबा हुआ मालूम होता था, मानो सारी पृथ्वी उन पर हंस रही है। दूजी पृथ्वी पर बैठी हुई थी। उसने कैदियों के आने की आहट सुनी, उठ खड़ी हुई। भाइयों ने उसकी ओर देखा, परंतु हाय, उन्हें ऐसा ज्ञात हुआ यह भी हमारे ऊपर हंस रही है। घृणा से नेत्र फेर लिए। दूजी ने उन्हें देखा, क्रोध और घृणा से नहीं, केवल एक उदासीन भाव से। जिन भाइयों की गोद में खेली, जिनके कंधों पर चढ़कर बाल्यावस्था व्यतीत की, जिन भाइयों पर जान न्यौछावर करती थी, आज वही दोनों भाई काले पानी को जा रहे हैं, जहां से कोई लौटकर नहीं आता और उसके रक्त में तनिक भी गति नहीं होती थी। अभागिनी दूजी उसी वृक्ष के नीचे शिथिल बैठ गई। उसके लिए संसार में कोई स्थान ना था। अब तक जिसे वह अपना घर समझती थी वह अब उसके लिए बंद हो चुके थे। क्या मुंह लेकर जाती। नदी को अपने उद्गम से चलकर अथाह समुद्र के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं ठिकाना नहीं था। दूजी उसी तरह निराशा के समुद्र में निमग्न थी कि एक वृद्ध स्त्री उसके सामने आकर खड़ी हो गई। दूजी चौंक कर उठ बैठी। वृद्ध स्त्री ने उसकी ओर देखकर कहा, इतनी रात बीत गई, अभी तक तुम यहाँ क्यों बैठी हो। दूजी ने कहा, कहाँ जाऊं। इन शब्दों में कैसा हृदय विदारक आशय छिपा हुआ था। कहाँ जाए। संसार में उसके लिए अपमान की गली के सिवा और कोई स्थान न बचा था। बुढ़िया ने प्रेममय स्वर में कहा, बेटी, भाग्य में जो कुछ लिखा है वह तो होकर रहेगा, किंतु कब तक यहाँ बैठी रहोगी। मैं दीन ब्राह्मणी हूँ, चलो मेरे घर रहो। जो कुछ भिक्षा भवन मांगे मिलेगा, हम दोनों निर्वाह कर लेंगे। ना जाने पूर्व जन्म में हमसे तुमसे क्या संबंध था। जब से तुम्हारी दशा सुनी है बेचैन हूँ। सारे शहर में आज घर घर में तुम्हारी चर्चा हो रही है। बस अब उठो, यहाँ सन्नाटे में पड़े रहना अच्छी नहीं है, समय बुरा है। मेरा घर यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है। नारायण का दिया बहुत कुछ है, मैं भी अकेली से दुकेली हो जाऊंगी। भगवान किसी न किसी प्रकार दिन काट ही देंगे। एक घने सुनसान भयानक वन में भटका हुआ मनुष्य जिधर पगडंडियों का चिन्ह पाता है उसी मार्ग को पकड़ लेता है। वह सोच विचार नहीं करता, मार्ग मुझे कहाँ ले जाएगा। दूजी इस बुढ़िया के साथ चली। इतनी ही नहीं, प्रसन्नता से वह कुएं में भी कूद पड़ती। वायु में उड़ने वाली चिड़िया दाने पर गिरी। क्या इन दानों के नीचे जाल बिछा हुआ था? यह तो नहीं पता था। दूजी को बूढ़ी कैलासी के साथ रहते हुए प्रायः 1 मास बीत गया। कैलासी देखने में दीन किंतु मन की धनी थी। उसके पास संतोष रूपी धन था जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। रीवा के महाराज के यहाँ से कुछ सहायता मिलती थी
यही उसके जीवन का अवलंबन था। वह सर्वदा दूजी को ढांढस देती। ज्ञात होता कि दोनों माँ बेटी हैं, एक और पूर्ण सहानुभूति और दूसरी और सच्ची सेवाकाई और विश्वास। कैलासी कुछ दिन हिंदी जानती थी, दूजी को रामायण और सीता चरित्र सुनाती। दूजी इन कथाओं को बड़े प्रेम से सुनती। इज्वल वस्त्र पर रंग भली भांति चढ़ता है। जिस दिन उसने सीता वनवास की कथा सुनी, वह सारे दिन रोती रही। सोई तो सीता की मूर्ति उसके सामने खड़ी थी। उसके शरीर व उज्जवल साड़ी थी, आंखों में आंसू की ओट में प्यार छिपा था। दूजी हाथ फैलाए हुए लड़कों की भांति उनकी तरफ दौड़ी और बोली, माता, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। किंतु सीता ने तिरस्कार से उसकी ओर देखकर कहा, तू कलंकिनी है, मैं तुझे स्पर्श नहीं कर सकती। तपस्या की आस से अपने को पवित्र कर। दूजी की आंखें खुल गई। उसने निश्चय किया कि अब मैं अपने इस कलंक को मिटाऊंगी। प्रातःकाल कैलासी स्नान करने चली, तब दूजी उठी और जंगल की ओर चल दी। चिड़िया पंखहीन होने पर सुनहरे पिंजरे में ना रह सकी। भूखी प्यासी उन्माद की दिशा में दूजी चलती ही गई। शहर पीछे छूटा, बाग, खेतों की हरियाली, सब चीज छूटने लगा। दिन चढ़ने लगा। सूर्य उसकी ओर आता हुआ दिखाई पड़ा। कुछ काल तक उसके साथ रहा और फिर कदाचित रूठे को मनाता था पुनः अपनी राह चल गया। यहाँ तक कि भूख, प्यास और अधिक श्रम के कारण जब शक्तियों ने जवाब दे दिया तो वह एक शिला पर बैठ गई और भयभीत दृष्टि से इधर उधर देखने लगी। दूजी थककर चूर हो गई थी, पर उसे नींद ना आई। सर्दी में कलेजा कांप रहा था। वायु के निर्दयी झोंके लेश मात्र भी चैन न लेने देते। कभी कभी एक क्षण के लिए आंख झपक जाती तो फिर चौंक पड़ती। सवेरा हुआ। चट्टान से कुछ दूर एक घना पाकर का वृक्ष था। उसकी जड़ें सूखे पत्थरों से चिमटकर यूं रस खींचती थी जैसे कोई महाजन दीन आदमियों से ब्याज वसूल करता है। इस वृक्ष के सामने कई छोटी छोटी चट्टानों ने मिलकर एक कोठरी की आकृति बना दी थी। दाहिनी और लगभग 200 गज की दूरी के नीचे पार्श्वनी नदी चट्टानों और पाषाण शिलाओं से उलझती घूमती घामती बह रही थी। नदी के किनारे साधु प्रकृति बकुले चुपचाप मौन व्रत धारण किए हुए बैठे थे। प्रकृति की इस रंगभूमि में दूजी ने अपना निवास स्थान बनाया और वहां पर पूरे 14 वर्ष व्यतीत किए। वह प्रतिदिन प्रातःकाल इस नदी के किनारे शिलाओं पर बैठी वही दृश्य देखती और लहरों की करुणिक ध्वनि सुनती। उसी नदी की भांति उसके मन में लहरें उठती जो कभी धैर्य और साहस के किनारों पर चढ़कर नेत्रों से बह निकलते। दिन गुजरते थे, किंतु बहुत धीरे धीरे। इस प्रकार ऋतु परिवर्तन हुआ। दिन और महीने गुजरे, वर्ष आए और गए। एकांतवास ने उसमें आलोचना और विवेचना की शक्ति पैदा कर दी। मैं क्यों इस वन में मुंह छिपाए दुख के दिन व्यतीत कर रही हूँ? या उसी निर्दयी ललन सिंह की लगाई आग है, कैसे सुख से रहती थी। इसी ने आकर मेरे झोपड़े में आग लगा दी। मैं अबोध और अनजान थी। उसने जानबूझकर मेरा जीवन भ्रष्ट कर डाला। मुझे अपने आमोद का केवल एक खिलौना बनाया था। यदि उसे मुझसे प्रेम होता था, क्या वह मुझसे विवाह न कर लेता? वह भी तो चंदेल ठाकुर था। हाय, मैं कैसी अज्ञान थी, अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारी। इस प्रकार मन से बातें करते करते ललन सिंह की मूर्ति उसके नेत्रों के सम्मुख आ जाती तो वह घृणा से मुंह फेर लेती। ललन सिंह की तरफ से फिरते ही दूजी का मन अधीरता के साथ भाइयों की ओर मुड़ा। मैं अपने साथ उन बेचारों को व्यर्थ में ले डूबी। मेरे सिर पर उस घड़ी ना जाने कौन सा भूत सवार था। बेचारों ने मेरे लिए जो किया, अपनी मर्यादा रखने के लिए, मैं तो उन्मत्त हो गई थी। समझाने बुझाने से क्या काम चलता, और समझाना बुझाना तो स्त्रियों का काम है। मर्दों का समझना उसी ढंग से होना चाहिए, होता ही है। नहीं मालूम उन बेचारों पर क्या बीती। क्या मैं उन्हें फिर देख पाऊंगी? वह उसको कुछ समझ में नहीं आता। अब उसमें क्रोध ना था, केवल क्षमा थी। एक दिन वह था जब दूजी अपने भाइयों के रक्त की प्यासी थी, और एक दिन आया जब वह पेशवनी नदी के तट पर कंकड़ियों द्वारा दिनों की गणना करती। एक कृपण जिस सावधानी से रुपयों को गिन गिन कर इकट्ठा करता था, उसी सावधानी से दूजी कंकड़ियों को गिन गिन कर इकट्ठा करती। नित्य संध्या काल वह इस ढेर में पत्थर का एक टुकड़ा और रख देती और उसे क्षण मात्र के लिए मानसिक सुख प्राप्त होता। इन कंकड़ियों का एक ढेर अब उसका जीवन का धन था। दिन में अनेक बार इन टुकड़ों को देखती और गिनती। असहाय पक्षी पत्थरों के ढेरों से आशा के खोते बनाता था। इसी प्रकार दूजी ने अपने दुख के दिन व्यतीत किए। 30-30 ढेलों के 12 ढेर बन गए। तब उसने उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया। आज 14 वर्ष व्यतीत हो गए। दूजी
इन पर्वतों और वनों से विदा होती है। वह दिन भी आ पहुंचा जिसकी राह देखते देखते एक पूरा युग बीत गया। आज 14 वर्ष पश्चात उसकी प्यासी पलकें नदी में लहरा रही थी। उस सुनसान वन से उसका चित्त कितना दुखित था, किंतु आज उससे पृथक होते हुए दूजी के नेत्र भर भर आते थे। जिस प्रकार की छाया में उसने दुख के दिन बिताए, जिस गुफा में उसने रो रो रातें काटी, उसे छोड़ते आज शोक हो रहा था। आज दुख के साथी थे। संध्या समय उसने शहर में प्रवेश किया। उसे पता लगाते हुए कैलासी के घर आई। घर सूना पड़ा था। तब वह विनय कृष्ण बघेल का घर पूछते पूछते उनके बंगले पर आई। कुंवर महाशय टहल कर रहे थे। उसे वहीं खड़े देखा। पास आए। उसके मुंह पर घूंघट था। दूजी ने कहा, महाराज मैं एक अनाथ दुखिया हूँ। कुंवर साहब ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम दूजी हो? तुम इतने दिनों तक कहाँ रही? कुंवर साहब के प्रेम भाव ने घूंघट और बढ़ा दिया। इन्हें मेरा नाम स्मरण है? यह सोचकर दूजी का कलेजा धड़कने लगा। लज्जा से सिर नीचे झुक गया। लजाती हुई बोली, जिसका कोई हित नहीं होता उसका वन के सिवा अन्यत्र ठिकाना नहीं। मैं वनों में रही, पयस्वनी नदी के किनारे एक गुफा में पड़ी रही। कुंवर साहब विस्मित हो गए। 14 वर्ष नदी के किनारे गुफा में? क्या कोई सन्यासी इससे अधिक त्याग कर सकता है? वह आश्चर्य से कुछ न बोली। दूजी उन्हें चुपचाप देखकर बोली, मैं कैलासी के घर से सीधे पर्वत में चली गई और वहीं इतने दिन व्यतीत किए। 14 वर्ष पूरे हो गए। जिन भाइयों की गर्दन पर छुरी चलाई उनके छूटने के दिन अब आए। नारायण उन्हें अब कुशल पूर्वक लावे। मैं चाहती हूँ कि उनके दर्शन करूँ। उनकी ओर से मेरे दिल में जो इच्छाएं हैं पूर्ण हो जाए। कुंवर साहब बोले, तुम्हारा हिसाब बहुत ठीक है। मेरे पास आज कलकत्ते से सरकारी पत्र आया है कि दोनों भाई 14 तारीख को कलकत्ता पहुंचेंगे। उनके संबंधियों को सूचना दी जाए। यहाँ कदाचित 2-3 दिन में आ जाएंगे। मैं सोच ही रहा था कि सूचना किसे दूं। दूजी ने विनय पूर्वक कहा, मेरा जी चाहता है कि वे जहाज पर से उतरे तो मैं उनके पैरों पर माथा नवाऊं। विनय कृष्ण गंभीर स्वभाव के मनुष्य थे। दूजी के आंतरिक रहस्य उनके चित्त पर गहरा प्रभाव डाल गए। जब सारी अदालत दूजी पर हंसती थी तब उन्हें उसके साथ सहानुभूति हो गई थी, और आज इसके वृतांत सुनकर वे ग्रामीण स्त्री के भक्त हो गए और बोले, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं स्वयं तुम्हें कलकत्ता पहुंचा दूंगा। तुमने उनसे मिलने की जो रीति सोची है उससे उत्तम ध्यान में नहीं आ सकती, परंतु तुम खड़ी हो और मैं बैठा हूँ, यह अच्छा नहीं लगता दूजी। मैं बनावट नहीं करता जिसमें इतना त्याग और संकल्प हो। वह यदि पुरुष है तो देवता और स्त्री है तो देवी। जब मैंने तुम्हें पहले देखा उसी समय मैंने समझ लिया कि तुम साधारण स्त्री नहीं हो। जब तुम कैलासी के घर चली गई तो सब लोग कहते थे कि तुम जान पर खेल गई, परंतु मेरा मन कहते था कि तुम जीवित हो। नेत्रों से पृथक होकर भी तुम मेरे ध्यान में बाहर ना हो सकी। मैंने वर्षों तुम्हारी खोज की, मगर तुम ऐसी खो में जा छिपी कि तुम्हारा कुछ पता ना लगा। इन बातों में कितना अनुराग था कि दूजी को रोमांच हो आया। हृदय बल्लियों सा उछलने लगा। उस समय उसका मन चाहता था कि इनके पैरों पर सिर रख दूं। कैलासी ने एक बार जो बात उससे कही थी वह बात उसे स्मरण हो आई। उसने भोलेपन से पूछा, क्या आप ही के कहने पर कैलासी ने मुझे अपने घर में रखा था? कुंवर साहब लज्जित होकर बोले, मैं इसका कुछ उत्तर न दूंगा। रात को जब दूजी एक ब्राह्मणी के घर में नरम बिछावन पर लेटी हुई थी तो उसके मन की वही दशा हो रही थी जो अश्विन मास के आकाश की होती है। एक और चंद्र प्रकाश, दूसरी ओर घनी घटा, तीसरी ओर झिलमिलाते हुए तारे। प्रातःकाल का समय था। गंगा नामक स्टीमर बंगाल की खाड़ी से अभिमान के गर्दन उठाए समुद्र की लहरों को चलता हुआ हुगली के बंदरगाह की ओर चला आता था। 1.5 सहस्र से अधिक आदमी उसकी गोद में थे। अधिकतर व्यापारी थे, कुछ वैज्ञानिक तत्वों के अनुरागी, कुछ भ्रमण करने वाले हिंदुस्तानी मजदूर जिनको अपनी मातृभूमि आकर्षित कर रही थी। उसी में दोनों भाई शान सिंह और गुमान सिंह एक कोने में बैठे निराशा की दृष्टि से किनारे को देख रहे थे। दोनों हड्डियों के 2 ढांचे थे जिन्हें पहचानना कठिन था। जहाज घाट पर पहुंचा। यात्रियों के मित्र परिचित जन किनारे पर स्वागत करने के लिए अधीर हो रहे थे। जहाज पर से उतरते ही प्रेम की बाढ़ आ गई। मित्रगण परस्पर हाथ मिलाते थे। उनके नेत्र प्रेमाश्रु से परिपूर्ण थे। यहाँ दोनों भाई स्नेह जहाज से उतरे मानो किसी ने ढकेल कर उतारा हो। उनके लिए जहाज के तख्ते और मातृभूमि में कोई अंतर न था। वे आए नहीं बल्कि लाए गए। चीरकाल के कष्ट और शोक ने जीवन का ज्ञान भी शेष न छोड़ा। उनके लिए संसार में कोई स्थान न दिखाई देता था। तभी दूजी उस भीड़ में से निकलकर आती दिखाई दी। उसने भाइयों को खड़े देखा। तब जिस भांति जल खाल की ओर गिरता है उसी प्रकार अधीरता की उमंग में रोती हुई वह उनके चरणों से चिपट गई। दाहिने हाथ से शान सिंह के चरण और बाएं हाथ से गुमान सिंह और नेत्रों से अश्रुधाराएं प्रवाहित थी, मानो 2 सूखे वृक्षों की जड़ों में एक मुरझाई बेल चिपटी हुई है।
या दो सन्यासी माया और मोह की बेड़ी में बंधे खड़े हैं। भाइयों के नेत्रों से भी आंसू बहने लगे। उनके मुखमंडल बादलों में से निकलने वाले तारों की भांति प्रकाशित हो गए। वे दोनों पृथ्वी पर बैठ गए और तीनों भाई बहन परस्पर गले मिलकर बिलक बिलक कर रोए। आज 14 वर्ष के पश्चात भाई बहन का मिलाप हो रहा था। दोनों भाई घर को लौटे। पट्टीदारों के स्वप्न भंग हो गए। हित मित्र इकट्ठे हुए। ब्रह्मभोज का दिन निश्चित हुआ। पूड़ियाँ पकने लगी। घी की सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों के लिए, तेल की पासी चमारों के लिए। काले पानी का पाप इस घी के साथ भस्म हो गया। दूजी भी कलकत्ता से भाइयों के साथ चली, प्रयाग तक आई। कुंवर विनय कृष्ण भी उनके साथ थे। भाइयों से कुंवर साहब ने दूजी के संबंध में कुछ बातें की। उनकी भनक दूजी के कानों में पड़ी। प्रयाग में दोनों भाई बहन रुक गए कि त्रिवेणी में स्नान करते चले। कुंवर विनय कृष्ण अपने ध्यान में सब ठीक करके मन प्रसन्न करने वाली आशाओं का स्वप्न देखते हुए चले गए, किंतु फिर वहां से दूजी का पता न चला। मालूम नहीं क्या हुआ, कहाँ चली गई। कदाचित गंगा जी ने उसे अपनी गोद में लेकर सदा के लिए दुख से मुक्त कर दिया। भाई बहुत रोए पीटे, क्या करते। जिस स्थान पर दूजी ने वनवास के 14 वर्ष व्यतीत किए थे, वहां दोनों भाई प्रतिवर्ष जाते, उन पत्थरों के ढेरों पर से चिपट चिपट कर रोते। कुंवर साहब ने भी पेंशन ले ली, अब चित्रकूट में रहते। दार्शनिक विचारों के पुरुष थे। जिस प्रेम की खोज में थे वह ना मिला। एक बार कुछ आशा दिखाई दी जो 14 वर्ष एक विचार के रूप में स्थित रही। एकाएक आशा की धुंधली झलक भी एक बार झिलमिलाते हुए दीपक की भांति हंसकर सदा के लिए अदृश्य हो गई। तो यह थी विस्मृति, प्रेमचंद्र द्वारा रचित प्रेम से परिपूर्ण कहानी।